नमस्कार। आज हम इसोफेगस मतलब फूड पाइप के कैंसर के इलाज के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर नीलेश चोरडिया, कैंसर सर्जन फ्रॉम स्पेशलिटी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर घाटकोपर। जो फूड पाइप का कैंसर है उसमें लास्ट टाइम हमने देखा कि ये क्यों होता है, इसके कॉजेज़ क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है। आज हम इसके इलाज के बारे में बात करेंगे कि इसोफेगस कैंसर का इलाज कैसे किया जाता है। तो इसोफेगस कैंसर को हम लोग पहले कंफर्म करने के लिए एक बायोप्सी रहती है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग एंडोस्कोपिकली थ्रू मतलब अपर जीआईस्कोपी जो बोलते हैं उसके थ्रू इसका एंडोस्कोपी से तपास करके अंदर इवेल्यूशन किया जाता है और बायोप्सी किया जाता है। इसमें हमें दो फायदे होते हैं। एक तो इसका लोकेशन एग्जैक्ट कहाँ है वो हमें मालूम पड़ता है, इसका डिस्टेंस कितना है दांत से उतना वो हमें मालूम पड़ता है, और दूसरा बायोप्सी में हमको कैंसर का है नहीं है ये कंफर्मेशन मिलता है। दूसरा टेस्ट जो है वो हम करते हैं सीटी स्कैन चेस्ट का। तो इसोफेगस कैंसर फूड पाइप के बाहर के ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर रहा है नहीं कर रहा है, कितना उसका स्प्रेड है, ये देखने के लिए हम लोग सीटी स्कैन चेस्ट करते हैं। इसमें हमें मालूम पड़ता है कि पेशेंट को ट्रीटमेंट कैसे करना है। तीसरा इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है पेट स्कैन। पेट स्कैन पूरे बॉडी में ये बीमारी कहाँ फैला है क्या नहीं फैला है ये बताता है। तो इसके हिसाब से फिर हम लोग पेशेंट को डिवाइड करते हैं अपर थर्ड इसोफेगस कैंसर, मिड थर्ड इसोफेगस कैंसर और लोअर थर्ड इसोफेगस कैंसर। तो तीनों का इलाज डिफरेंट रहता है। अपर थर्ड इसोफेगस कैंसर जो है ये जनरली स्क्वैमस कार्सिनोमा रहता है, और इसका मेन इलाज जो है ये रेडिएशन थेरेपी प्लस कीमोथेरेपी रहता है। इसमें हम लोग रेडिएशन थेरेपी हफ्ते में 5 दिन करते हैं, कीमोथेरेपी हफ्ते में 1 दिन करते हैं। ऐसा 5 हफ्ते का कोर्स है। इसमें ये बीमारी ठीक होने के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं। ऑलमोस्ट 90 to 92% पेशेंट इसी से ठीक हो जाते हैं। अगर इसके बावजूद भी अगर बीमारी बचता है तो फिर हम आगे उसके ऑपरेशन के बारे में सोचते हैं। अगर हम मिड थर्ड और लोअर थर्ड इसोफेगस ले तो इसमें रेडिएशन थेरेपी स्क्वैमस कार्सिनोमा अगर है तो रेडिएशन थेरेपी वर्सेस सर्जरी दोनों का एडवांटेजेस है। अगर एडेनोकार्सिनोमा है तो सर्जरी रेडिएशन से ऊपर प्रिफर किया जाता है। अगर स्क्वैमस कार्सिनोमा है तो रेडिएशन थेरेपी से कंप्लीट क्योर होने के चांसेस 84 to 86% है, और वही हम सर्जरी करते हैं तो क्लियरेंस के चांसेस है 95 to 96%। इसके लिए अर्ली स्टेज अगर है तो रेडिएशन थेरेपी वर्सेस सर्जरी दोनों को ऑप्शन दिया जाता है। अगर पेशेंट मेडिकली फिट है, एनेस्थीसिया के लिए ऑपरेशन के लिए फिट है, तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ हाई क्योर रेट, लो कॉम्प्लिकेशन रेट, सर्जरी ये प्रीफर किया जाता है। और अगर पेशेंट मेडिकली अनफिट है, इसको एस्थमा है, इसको एनेस्थीसिया नहीं दे सकते, तो ऐसे पेशेंट में फिर हम रेडिएशन थेरेपी प्लस कीमोथेरेपी का ऑप्शन सलाह देते हैं। सर्जरी में जो है बहुत से एडवांटेजेस हुए हैं, और इसमें जो कन्वेंशनल सर्जरी हम करते थे वो ओपन सर्जरी थी, जिसमें छाती में एक कट लेके छाती को ओपन किया जाता था। ओपन करके जो इसोफेगस है उसको सराउंडिंग सब ऑर्गन से फ्री किया जाता था, आजू बाजू के लिम्फ नोड निकाले जाते थे। उसके बाद में वो छाती बंद करके पेट में ऑपरेशन किया जाता था। पेट में स्टमक जो है, स्टमक का सब जगह से फ्री करके उसका ट्यूब बनाते थे, वहाँ के लिम्फ नोड सब निकालते थे, और फिर गले में छोटा सा कट लेके ये जो मोबिलाइज किया हुआ पार्ट है, ये स्टमक का ट्यूब बना के ये बीमारी बीच का पार्ट निकालना और स्टमक का ट्यूब बना के उसको ज्वाइन करना, ये काम हम करते थे। आजकल वही चीज़ हम लैप्रोस्कोपिकली थ्रू करते हैं, जिसको वीडियो असिस्टेड थोरेसिक सर्जरी बोलते हैं। तो इसमें जो बड़ा कट रहता था, पहले क्या होता था कि बड़ा कट होने की वजह से पेशेंट्स को काफ़ी दिन तक पेन रहता था, उनके सांस में बिकॉज ऑफ द दर्द के वजह से ये सांस बराबर से ले नहीं पाते थे। इसके लिए न्यूमोनिया के चांसेस, वेंटिलेटरी सपोर्ट के कॉम्प्लिकेशंस सब बढ़ जाते थे। इसके लिए इसोफेगस कैंसर को सर्जरी को एक वन ऑफ द हाईएस्ट सर्जरी माना जाता था। इसके कॉम्प्लिकेशन रेट भी बहुत हाई थे, इसका इवन डेथ रेट भी बहुत हाई था। लेकिन जैसे ही लैप्रोस्कोपी में आगे इसका मेथोडोलॉजी हुआ है, इन्वेंशन हुआ है, तो जब आजकल हम सारी सर्जरी मैक्सिमम सर्जरी जो है लैप्रोस्कोपी से करते हैं। इसमें सबसे मेन एडवांटेज है सर्जरी तो सेम है, क्योर रेट आपका
ओपन सर्जरी से कंपेरेबल है, एब्सोल्युटली सेम है। इनका ये भी बोल सकते हैं कि लिम्फ मैग्नीफिकेशन की वजह से, क्लियरेंस ज़्यादा होने की वजह से मे बी क्योर रेट थोड़ा बेटर भी हो सकता है। लेकिन मेन एडवांटेज है इसका कि छोटे पोर्ट से होता है काम, छोटे छोटे कट से होता है, तो बड़ा कट उसका दर्द ये नहीं रहता है। तो इसके लिए 99% पेशेंट को आईसीयू वेंटिलेटर सपोर्ट नहीं लगता है। इनको सिर्फ आईसीयू में हम ऑब्जर्वेशन के लिए लगते हैं, लेकिन जो पहले 3 दिन 4 दिन वेंटिलेटर पर रखना पड़ता था, लंग के कॉम्प्लिकेशन होते थे, ये सारे चांसेस कम हो जाते हैं। तो इनका रिकवरी फास्ट होता है, इनका हॉस्पिटल स्टे कम हो जाता है, इनको हम जल्दी घर भेज सकते हैं। तो लैप्रोस्कोपी सर्जरी इतना एडवांटेजेस है कि आजकल ये गोल्ड स्टैंडर्ड बन गया है और ओपन सर्जरी बहुत बहुत रेयरली किया जाता है। 99% जो इसोफेगस कैंसर सर्जरी है ये दूरबीन के द्वारा लैप्रोस्कोपी के लिए किया जाता है। ये सेम चीज़ हम लैप्रोस्कोपी से भी कर सकते हैं, सेम चीज़ हम रोबोट से भी करते हैं, जिसको रोबोटिक सर्जरी बोलते हैं। दोनों में भी क्लियरेंस रेट हम कम्प्लीटली सेम है, दोनों को भी कंपेरेबल है। रोबोटिक में थोड़ा सा एडवांटेजेस ये है कि क्लियरेंस में हम लोग वहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं ऐसा लगता है। तो इसके लिए जो ट्रेन नहीं है, शुरुआत कर रहा है, उसके लिए रोबोटिक थोड़ा प्रिफरेबल रहता है। लेकिन एक्सपीरियंस सर्जन अगर है तो इक्वली इफेक्टिव काम वो रोबोट से भी कर सकता है, उतना ही इफेक्टिव काम लैप्रोस्कोपिक से भी कर सकता है। तो ये मेन सर्जरी है इसोफेगस की, जो हम ट्रांसथोरैसिक इसोफेगेक्टोमी बोलते हैं। कभी कभी रेयरली किसी पेशेंट का एज ज़्यादा है या लोअर पार्ट में बीमारी है, तो हम लोग इसको पेट से ही लैप्रोस्कोपी से पेट से ही छाती के अंदर जाके फ्री करके हम सर्जरी कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हम ट्रांसहायाटल इसोफेगेक्टोमी। मतलब इसमें सिर्फ पेट से और गले में सर्जरी किया जाता है, चेस्ट में सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम दूरबीन से अंदर तक जा सकते हैं, अंदर तक देख के डिसीजन कर सकते हैं। तो ये ट्रांसहायाटल में रोबोटिक का थोड़ा सा एडवांटेज है एज कम्पेयर टू लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। तो ये दोनों मेथड से आखिरी में करने वाला जो आदमी वो इम्पोर्टेंट है रादर देन द मेथोडोलॉजी। आपको इसोफेगस सर्जरी के बारे में और कुछ जानना हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ये नीचे लिखे जो नीचे कांटेक्ट नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।